इंडिविजुअल लाइफ है, पर माँ बाप की लाइफ आपके ही इर्द गिर्द है, आपके ही सेंटर्ड है। सो वो जितना आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे और जिस शिद्दत से देंगे, जिस इंटेंशन से देंगे, वो दुनिया में कभी कोई नहीं दे पाएगा। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स। तो उस दिन हमारे ग्रैंड रिहर्सल्स थे तेजपाल में और भवंस में। तो हमारे डायरेक्टर कांति मड़िया ने बोला नहीं GR छोड़ के तुम नहीं जा सकते यहाँ से। और जैसे ही जब मुझे याद है अभी भी तेजपाल से भवन एक सांस में मैं भाग कर गया था, क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट स्टार्ट होने वाले थे। और वो क्या मोमेंट था, मतलब ऐसा एक फिल्म में ही आइकॉनिक मोमेंट हो सकता है कि वो बेस्ट डायरेक्टर का ये अलॉट और मैं भाग के अंदर आया, मैं आ गया करके मैं स्टेज पे गया एंड आई जस्ट गॉट माय दिस थिंग एज अ मेकर कि ये आदमी अच्छी फिल्म बना सकता है। इस तरह से लोगों ने ये किया। फिर मैंने बेस्ट ऑफ लक लालू बनाई, उसके बाद मैंने गुजराती फिल्म बनाई चाल जीवी लई। सो चाल जीवी लई हैज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ गुजराती फिल्म इंडस्ट्री। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द TCC द चैट कार्ड। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ड वर्क, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जिंदगी में 3 चीज काफी जरूरत है, वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है काफी एंटरटेनमेंट, एक एंटरटेनिंग इंसान के साथ जिनका नाम है विपुल मेहता। तो गाइस, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट अ पॉडकास्ट। विपुल मेहता सर, कैसे हो सर आप? बस मस्त, कैसा लग रहा है? रॉकिंग एज ऑलवेज। यस सर, एज यूजुअल। यस सर, हमारे 3rd पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद है सर आपका। प्लेजर। एक्चुअली सर, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मेरी टीम से मेरी बैट लगी थी। हाँ, जब हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि विपुल मेहता सर हमारे पॉडकास्ट पे आ रहे, नो वन वाज रेडी। उनका ऐसा कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। no, they were ready but they were not believing in you। ऐसा Yeah, they उनको were not लगा था कि believing- हाँ Yes. कि मैं आऊँगा। क्यों, ऐसा क्या बात है? नहीं सर, लाइक एवरीवन नोज यू आर वेरी बिजी हाँ विद द फिल्म्स एंड आपकी एक मूवी आई है अभी इस वक्त, हाँ, कंजूस मक्खी चूस, ये Z5 पे। Z5 पे, Yes. स्टारिंग कुणाल खेमू, Yes. राजू श्रीवास्तव सर। यस। तो सर, तो सबको लगा कि आप बिजी रहोगे तो कुछ मीटिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन जब मैंने उनको रिकॉर्डिंग सुनाया, देन दे तो वर इसके वेरी लिए मुझे कुछ स्पेशल पर्क्स मिलने वाला है क्या तुम्हारी टीम से? हाँ, सिर्फ अच्छा पॉडकास्ट दो, बेटर है। यस सर। चलिए। तो सर, कंजूस मक्खी चूस मूवी आ चुकी है, हाँ 24 मार्च को रिलीज हुई है Yes. Z5 पे। यस। सर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा है कि अब तक मैंने 6 फिल्में की हैं। जी। ये मेरी 5वीं फिल्म थी और सालों से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब भी कोई फिल्म, मैंने प्ले भी 95 प्लेस डायरेक्ट किया है। तो Yes. जब भी ये होता है तो ऐसा लगता है कि हर 1 साल में एक बच्चा पैदा कर रहा हूँ। लाइक सो इट्स अ प्रोसेस। वो वैसा ही होता है क्योंकि एक फिल्म जब आप कंसीव करते हो तो उसकी लिखाई, फिर कास्टिंग, फिर प्री प्रोडक्शन, फिर ये तो कम से कम 1 साल का, 1.25 साल का ये हो ही जाता है। सो एक्चुअली जब पेरेंट्स कैसा फील करते हैं वैसा रिलीज से पहले की एक फीलिंग होती है कि भाई बच्चा हेल्दी होगा नहीं होगा, कैसा होगा। जी। तो ये सारी चीज़ें होती है, बट ओवरऑल फीलिंग बहुत अच्छी होती है। देखो, फिल्में चलना नहीं चलना वो सब सब्जेक्ट और ऑडियंस के ऊपर है, यस सर, ऑब्वियसली। क्योंकि ऑडियंस हर सब्जेक्ट को एक ही तरह से रिसेप्ट नहीं करती है। सो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सो जनरली एक पैशन से, एक ऑनेस्टी से कोई भी क्रिएशन करते हैं तो ज़्यादा मैं फल की चिंता नहीं करता, क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि मैंने ऑनेस्टी से फिल्म बनाई। मुझे जो कहानी बतानी थी उस हिसाब से मैंने फिल्म बनाई। सो इट्स लाइक दैट। और क्रिएशन जब किसी OTT हो या थिएटर हो या प्ले हो, तो जब पर्दा खुलता है, सामने बैठी हुई ऑडियंस रिएक्ट करती है, यस। तो वो रिएक्शन से सेटिस्फेक्शन मिलता है। और कैसा है कि फैमिली में भी अगर आप कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, सपोज गुलाब जामुन लेके आए, तो हर किसी को तो गुलाब जामुन पसंद नहीं है ना। 2 लोग तो मुंह बिगाड़ेंगे, अरे यार गुलाब जामुन क्यों लाए, इससे अच्छा वो लाते या वो लाते। सो ऑलवेज हर चीज़ में, ज़िंदगी की भी हर चीज़ में, हर किसी के रिएक्शन फैमिली लाइफ में भी अलग होते हैं। सो फिल्म को लेके भी ये होता है, किसी को थ्रिलर पसंद है, किसी को हॉरर पसंद है, किसी को एक्शन, किसी को ड्रामा, किसी को कॉमेडी। सो मैंने कंजूस मक्खी चूस में ये सारे एलिमेंट को अमालगेशन करने की कोशिश की है। और मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि OTT प्लेटफॉर्म पे या फिल्मों में जिस तरह का डार्क कंटेंट आ रहा है,
और कॉमेडी या तो फिर स्लैपस्टिक आ रही है या लार्जर देन लाइफ आ रही है, तो उसमें हमने कोशिश की है इस फिल्म में कि हम ज़्यादा प्रीची ना बने ओके और फैमिली जो वैल्यूज़ हैं उसको बरकरार रखते हुए एक लाइट हार्टेड फिल्म करने की कोशिश की है। तो किसी को उसमें ड्रामा मिसिंग लग रहा है, किसी को कुछ, पर वो कैसा है कि इंडिविजुअल चॉइस है। Yes. बट मैं एक बात से खुश हूँ कि जिस ऑनेस्टी से हमको फिल्म बनानी थी, जो कहानी हमें कहनी थी, वो हमने कही। सर आपने टोटल 95 प्लेज लिखे हैं राइट? डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट किए हुए या ओके। एंड प्लेज में एंड अगर हम मूवीज की बात करें तो बहुत फर्क है। लाइक प्लेज जो होते हैं लाइव शोज होते हैं, मूवीज जो होते हैं कैमरा के पीछे होते। इसमें सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? लाइक व्हाट यू फाइंड बेटर? लाइक आपको प्लेज में ज़्यादा मज़ा आया या फिर फिल्मों में ज़्यादा मज़ा आता है? देखो, दोनों मीडियम बहुत ही अलग अलग हैं। तो वैसे देखा जाए तो थिएटर से मतलब मैंने जो कुछ भी सीखा है बेसिकली वो थिएटर से सीखा है। बिकॉज मैं जब एसएससी पास आउट किया तब घर पे न्यूज़पेपर्स आते थे, तो 7th-8th स्टैंडर्ड से मैं देखता था काफ़ी प्लेस की ऐसी एड्स आती थी। तो उसमें हमेशा मुझे लगता था कि इन सब के जो नाम आ रहे हैं ना, वहाँ मेरा नाम आना चाहिए। सो वो चाह पहले से थी एंड आई वॉज सो मच इम्प्रेस्ड एंड अट्रैक्टेड बाय दैट प्ले एड्स। तो मुझे हमेशा लगता था कि यहाँ मेरा नाम आना चाहिए। पर एक वन रूम किचन में रहने वाला बंदा, थोड़ा ये बड़ा सा ड्रीम था। और तब सोसाइटी में मतलब जनरली इन गुजराती फैमिली इफ समवन वांट्स टू वेंचर आउट इन दिस, तो थोड़ा टैबू माना जाता था उस टाइम पे कि अरे यार, जैसे मैंने भी इस फील्ड में जाने का फैसला लिया तो माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। तो जैसे ही मैंने एसएससी पास आउट किया, मैंने चिल्ड्रंस प्ले से शुरू किया। मैं एक ऑडिशन देने गया चिल्ड्रंस प्ले में, फिर चिल्ड्रंस प्ले के शो किए। फिर वहाँ से ही मेरे डैडी के ऑफिस में एक राजू दीवान नाम के एक्टर काम करते थे, तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं उसको बैक स्टेज बोलते, बैक स्टेज सीखने के लिए बहुत होता है और सीखने वालों को तो क्या है। तो फिर मैं पहुंच गया। तो चंद्रवदन भट्ट जो हमारे गुजराती के भीष्म पितामह माना जाता है, उनके प्लेस थे। एक प्ले था सगा सौ स्वातना, उसके 4-5 शो थे। तो मैंने वो किया और उसके बाद उन्हीं का एक प्ले आया था मासीबा, तो उसमें मैंने बैक स्टेज करना शुरू किया। सो बैक स्टेज करने से एक थिएटर की डिसिप्लिन क्या होती है ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया 2-3-4 महीने में। एंड आई केम टू नो कि थिएटर इज़ अ सीरियस बिजनेस। ऐसा नहीं है, हालांकि वक्त के बदलते लोगों के ओपिनियन बदल गए हैं। तब हम डिसिप्लिन सीखने के लिए हम प्ले करते थे, अब लोग फेमस होने के लिए। और काफ़ी यंगस्टर्स अभी थिएटर को स्टेपिंग स्टोन भी मानते हैं कि अगर हम थिएटर में अच्छा कर गए तो शायद ओटीटी, फिल्में, सीरियल्स, वो बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर थिएटर से जो डिसिप्लिन सीखनी है वो बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। सो आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। फिर वहाँ पे पराग विजय ड्रामा एकेडमी चलती थी तभी, विलेपार्ले केलवनी मंडल की मिठीबाई कॉलेज में। तो विजय दत्त जो है वो चलाते थे। तो विजय दत्त की जो वाइफ थी मुक्ता भट्ट, वो मेरे डैड की अमरेली में नेबर थी। तो उसने बोला कि हम ऐसा चलाते तो ये तो घर का बच्चा है, क्यों नहीं भेजते हो। दैट्स हाउ आई जॉइंड व्हाट डू यू से पराग विजय दत्त ड्रामा एकेडमी। और वहाँ पे मेरी एक सीनियर थी मीनाक्षी राठौड़ करके, वो एसएनडीटी कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ से प्लेस करती थी और यहाँ पे भी उसने एक्टिंग कोर्स किया हुआ था। तो उसने मेरे को बोला कि हमारे कॉलेज में से एक छोटा स्ट्रीट प्ले करवाना है, करवाओगे? मैं बोला हाँ ज़रूर करवाऊँगा। तो बोले पार्ला में मणिबेन नानावटी कॉलेज है, तो तुम वहाँ आ जाओ। मैंने बोला हाँ। तो हमने पार्ला स्टेशन पे मिलने का डिसाइड किया। तो उसने बोला कि लेडीज़ कंपार्टमेंट है, वहाँ पे आ जाना। तो मैं पहले वाला जो फर्स्ट होता है वहाँ पे खड़ा था, वो बीच में खड़ी थी। और तभी तो फ़ोन थे नहीं इन 89-90। तो मैं बोला क्या करेंगे। फिर हम क्रिस क्रॉस किए, वो यहाँ आ गई, मैं वहाँ चला गया, तो वापस मिल नहीं पाए। फिर मैं पूछते पूछते मणिबेन नानावटी कॉलेज में चला गया। तो उसने मुझे बताया था ये टीचर को मिलना है। बोला जाता हूँ, अगर नहीं मिलेगी तो वो आएगी। एटलीस्ट टीचर को बताने के आया था कि साला कमीना आया ही नहीं, ऐसा बोलने भी तो आएगी। तो फिर मैं चला गया और मैं जैसे ही मणिबेन नानावटी गर्ल्स कॉलेज में अंदर घुसा, माय गॉड, मतलब लड़कियाँ गर्ल्स कॉलेज सीटियाँ मारने लगी और ये वो। मैं इतना डर गया, मैं नीचे मुंडी डाल के सीधा टीचर्स रूम में चला गया। आई मेट, बट दैट वन इंसिडेंट चेंज्ड माय लाइफ। Like Manibin Nanavati College being a girls' college and I was 18-19 year old.
So for a teacher to trust a young guy was a very difficult. But when I spoke to that Asma madam and Ruma madam, they really gave me an opportunity to direct the uh, street play. Okay. एंड मैं मतलब हमारी वर्ता कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, तो वहाँ से मैं इंटर कॉलेजिएट प्लेज एक्टिंग के तौर पे करने लगा था। तो उससे क्या हुआ, दूसरा एक इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन का वर्ल्ड मेरे सामने खुला कि ऐसे वहाँ पे भवंस में कॉपफूड कॉम्पिटिशन हुआ करती थी। अभी तो बंद हो गई, बहुत दुख की बात है, पर काफ़ी यंगस्टर्स को वहाँ से प्लेटफॉर्म मिला है। तो वहाँ वो कंपटीशन इतनी अच्छी थी कि गुजराती, हिंदी, मराठी, उर्दू और इंग्लिश ऐसे 5 लैंग्वेज में प्ले होते थे। फिर 5 लैंग्वेज में 25-25, 30-30 कॉलेज की एंट्रीज आती थी। फिर उसमें से जो फर्स्ट आता है उन सब के बीच में इंटर लैंग्वेज कॉम्पिटिशन होता था, एंड इट यूज टू कॉल्ड एज अ मुंशी शील्ड। सो 5 लैंग्वेज में से कौन सा बेस्ट प्ले, मतलब पाँचों लैंग्वेज के इंडिविजुअल फर्स्ट प्ले और उसके बीच में, तो वो विश्व मेरे सामने खुला। तो मैं मणिबेन नानावटी में स्ट्रीट प्ले किया। उसके बाद आई जस्ट टीचर्स को बोला क्यों ना हम कॉपफूड में पार्टिसिपेट करें। ओके। तो बोले, फिर वहाँ से मैंने प्ले लिखने की शुरुआत की। तो मेरी नींव वहाँ से रखी गई राइटर और डायरेक्टर के तौर पे। तब तक तो एक एक्टिंग का पैशन लेके आया था, पर जैसे ही मैंने इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में एक्टिंग करना शुरू किया, जब मैं डायरेक्टर को देखता था तब मुझे लगा कि ये काम ज़्यादा पैशन वाला है। जब एक्टर होता है वो अपना कैरेक्टर जीता है, पर जो डायरेक्टर होता है उसको हर कैरेक्टर जीने का मौका मिलता है। तो कितना एक्टिंग स्किल शार्पन हो सकता है, कितनी समझ आपको दिखानी पड़ती है कि हर कैरेक्टर को समझना है, हर कैरेक्टर को आपको पोर्ट्रे करना है। तो मुझे लगा ये डायरेक्शन एंड राइटिंग इज़ माय दिस थिंग। तो फिर मैंने लिखना और डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। पहला प्ले किया जिसमें मुझे बेस्ट राइटर मिला, मेरे प्ले को सेकंड प्ले मिला। सो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि लड़का करेगा कुछ ज़िंदगी टाइप्स। और घर पे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये कुछ कर सकता है। पर अगेन जैसे सोसाइटी में ये क्या करेगा, ये कहाँ जा रहा है, ये क्या कर रहा है। ग्रेजुएशन में मतलब मैं FI मतलब जब SY में था तो मुझे याद है तब क़यामत से क़यामत तक फिल्म आई थी आमिर खान की। तो मैंने तकरीबन 24 बार देखी थी वो फिल्म। तो फिज़िक्स में कुछ पढ़ाई नहीं की थी, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट। तो प्रीलिम्स आ गए, तो क्या करें, तो फिज़िक्स में कुछ नहीं पढ़ा था। प्रैक्टिकल्स किए, लेक्चर्स कभी किए नहीं थे, बिकॉज प्ले से हमको एग्जामिशन मिलता था कि भाई प्ले कर रहे हैं तो आप लेक्चर मत अटेंड करो। कुछ आता नहीं था, तो मैंने क़यामत से क़यामत तक की स्टोरी, स्क्रीन और डायलॉग्स लिख दिए, गाने लिख दिए पूरे पेपर में। फिर मेरा पेपर वॉज देयर ऑन द नोटिस बोर्ड, माई पेरेंट्स वर कॉल्ड, माँ बाप को बुलाया, पूरा ये किया। मुझे मालूम है उस दिन मेरी माँ ने मुझे बैडमिंटन के बैट से मारा था ज़बरदस्त। पापा भी बहुत चिल्लाए, तो मैंने पापा को बोला कि आप भी तो 12th में फेल हुए थे 50 बार प्यासा देख के, तो मुझे और मार पड़ी। बोला इट्स इन द जीन्स, सो यू कांट जस्ट डू दिस। तो फिर तो मैंने 12th में अच्छे स्कोर किए मार्क्स, बट मेरा लगाव हमेशा उस तरफ था, तो पढ़ाई में थोड़ा वैसे भी कम। और बाय द टाइम आई केम इन FI, तब मैं मिठीबाई कॉलेज से एज अ राइटर जुड़ गया, क्योंकि मैंने 2 साल मणिबेन से किया था। लोगों को पता चल गया था कि ये लिख सकता है, थोड़ा मेहनत करवाएंगे तो लिख लेगा। तो वैसे फिर मैं मिठीबाई कॉलेज में 91 में 92 में मैंने प्लेस किए। तभी श्रेयस तलपदे, निनाद कामत, परितोष पेंटर, अश्विनी कालसेकर, ये सब तब स्टूडेंट्स थे। ओके। और वो लोग प्ले करते थे और मैं बाहर से उनके लिए लिखने जाता था। सो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सर्कल बन गया था ये करने के लिए। फिर 93 में मैंने मणिबेन नानावटी से एक प्ले किया था, स्पर्श नाम का। ओके। जिसमें 5 मेल कैरेक्टर और 2 फीमेल कैरेक्टर थे। अब बीइंग गर्ल्स कॉलेज, हम बाहर से एक्टर्स हायर नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉलेज ने मना नहीं किया था। वैसे कंपटीशन वाले अलाउ करते थे, पर कॉलेज ने मना कर दिया कि नहीं, हम किसी मेल एक्ट्रेस को कॉलेज में नहीं आने देंगे, जो करना है वो लड़कियों के साथ करो या सब्जेक्ट ऐसा सिलेक्ट कर लो। तो फिर आई टुक इट एज अ चैलेंज। मैं बोला कि लड़कियों से ही लड़कों के रोल करवाते हैं, क्यों नहीं। तो उसमें जो 5 लड़कों के किरदार थे वो मैंने लड़कियों से करवाए। और वो पुरानी रंगभूमि को मद्देनज़र रख के लिखा गया प्ले था। और प्ले को इतनी सराहना मिली, मतलब लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए उस प्ले से।
और जिस दिन मुंशी शील्ड में वो गुजराती में फर्स्ट आया था वो प्ले, तो कुछ शैलेश दवे नाम के हमारे बहुत ही बड़े दिग्गज कलाकार और दिग्दर्शक और लेखक थे, उनका शो था, मुझे याद है पाटकर में, तस्कर मोशाई नाम का प्ले था, वो पाटकर में था। और मेरा प्ले 7:05 को स्टार्ट हुआ ओके और वो 7:45 को ख़त्म हुआ। उसके बाद वो भवन से निकल के पाटकर गए क्योंकि वो प्ले देखने आए थे। तभी शफी इनामदार जैसे बड़े, मतलब रंगभूमि के जितने भी, मतलब स्टेज, गुजराती स्टेज के जितने लोग थे, वो प्ले स्पेशली उस दिन देखने को आए थे क्योंकि उस प्ले की चर्चा इतनी हो गई थी कि ये प्ले देखना चाहिए। एंड वी वन द मुंशी शील्ड, मुझे मुंशी बेस्ट डायरेक्टर मिला, मुंशी बेस्ट एक्ट्रेस मिला, हमारे प्ले को ये मिला। और तभी मैं उसके साथ प्रोफेशनल प्ले में रोल भी करने लगा। कांति मड़िया नाम के बड़े डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे प्ले के लिए बुलाया था एंड आई स्टार्टेड माय प्ले बिकॉज अर्निंग सर्वाइवल का भी प्रॉब्लम था। जब आप इंटर कॉलेजिएट करते हो तो एक सर्टेन बजट मिलता है आपको, सर्टेन कमाई होती है, और जैसे घर से प्रेशर था कि भाई आप टीवाई भी हो गए, आप क्या तो वो प्रोफेशनल प्ले भी मैंने शुरू कर दिया करना। तो उस दिन हमारे ग्रैंड रिहर्सल्स थे तेजपाल में और भवंस में, तो हमारे डायरेक्टर कांति मड़िया ने बोला नहीं जीआर छोड़ के तुम नहीं जा सकते यहाँ से। और जैसे ही जब, मुझे याद है अभी भी, तेजपाल से भवन एक सांस में मैं भाग कर गया था क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट स्टार्ट होने वाले थे। और वो क्या मोमेंट था, मतलब ऐसा एक फिल्म में ही आइकॉनिक मोमेंट हो सकता है कि वो बेस्ट डायरेक्टर का ये अलग, मैं भाग के अंदर आया, मैं आ गया हूँ करके मैं स्टेज पे गया एंड आई जस्ट गॉट माय दिस थिंग। और उसके दौरान फिर 93 में ये तो हो गया, उसके बाद क्या, तो घर के प्रेशर की वजह से ऑल माय कजिन्स वर इन द केमिकल लाइन और सब, तो मुझे शेयर मार्केट में जॉब करने को फोर्स किया गया। तो मैंने, हाँ प्रेशर था, तो आई स्टार्टेड, तो वहाँ किया मैंने 5-7 दिन रहा, पर इतना दम घुट रहा था। फिर मैं एक दिन चिट्ठी लिखा कि मेरा जन्म यहाँ बैठ के ये सब करने के लिए नहीं हुआ है। सो ऐसे मैंने बड़ा एक लेटर लिखा, वहाँ लास्ट छोड़ के आ गया। तो वो जो मेरे पापा को जानते थे उसने फ़ोन किया कि इसको जो करना है वो करना, इसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी है, उसको यहाँ पे मत घसीटो। एंड वो सब सिलसिले चल रहे थे। तभी 94 में मुझे एक ऑफ़र आई कि अमेरिका जाना है, and I just took that opportunity, and then the perspective of my family, entire family has changed because हमारे entire family में से कभी कोई abroad नहीं गया था, and direct that to America। तो ऐसा लगा कि नहीं, मतलब ये बिल्कुल नौटंकी बाज नहीं है, ये सीरियस है इस बात को लेके। and that's how I started gaining the support, and once I came back from America, then I just did one play called Katha Kalpita, which was written by Prakash Kapadia। तो प्रकाश कापड़िया जो देवदास और गंगूबाई के जो राइटर हैं, उनका एक प्ले था। तो मैंने प्ले में एक कटिंग आया था, अच्छा था स्टोरी, तो वो मैं उनको दिया, उनको अच्छा लगा और उन्होंने वो प्ले लिखा। एंड आई थिंक सो दैट वाज इप्टाज 25th ईयर आई गेस, 1995। और वो प्ले ने एक तो कमाल कर दिया, मतलब 14 लड़कियां, और पहली बार उस कंपटीशन में तकरीबन 219 या 220 मेल थे। उसमें से हमारी जो लड़की जो मेल कैरेक्टर करती थी उसको बेस्ट मेल परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया। एंड दैट वाज अ हाइट। और पहली बार मणिबेन नानावली जैसी गर्ल्स कॉलेज इप्टा में पार्टिसिपेट कर रही थी, और उस साल हमने सब साफ कर लिया, जितने प्राइजेस थे, राइटर से लेके डायरेक्टर से लेके एक्टर, एक्ट्रेस, मुंश, बलराज सानी, ये सब हमने एक्वायर कर लिए थे उस साल। और बहुत ही ये रहा। और उसके बाद मुझे मिठी बाई ने प्ले डायरेक्ट करा, मिठी बाई से भी मैंने काफ़ी अच्छे प्लेस किए। पर मिठी बाई का जो एक प्ले था, सती करके जो प्ले था, वो मैंने डायरेक्ट किया था, जो मुंबई यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया था। और मुंबई यूनिवर्सिटी का एक ये होता है कि हर साल जो प्ले बेस्ट होता है उसको जोनल्स पे भेजते हैं। और जोनल में पहले 8 में से, मतलब जोनल में से जो फर्स्ट आता है वो नेशनल में जाता है, फिर वो 8 जोन के जो फर्स्ट होते हैं उनके बीच में कॉम्पिट। तो वैसे मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए 5 साल प्ले डायरेक्ट किया, और कंजिक्यूटिवली 5 years आई गॉट अ थिएटर ट्रॉफी फॉर द मुंबई यूनिवर्सिटी। एंड आई थिंक सो आई विल बी द ओनली डायरेक्टर हु जस्ट गेव कंजिक्यूटिवली अ ट्रॉफी टू मुंबई यूनिवर्सिटी।
वैसे मुंबई यूनिवर्सिटी चैंपियन, मतलब बहुत मजे हुए कलाकार आते हैं, ऑलवेज दे गेट इट, बट एज अ डायरेक्टर फॉर डायरेक्टिंग मुंबई यूनिवर्सिटी 5 years was my honor. एंड वो सब कर रहा था मैं। कुछ प्रोफेशनल प्ले मैंने 3 डायरेक्ट किए जो तीनों फ्लॉप हो गए। ओके। तो कुछ नहीं हो रहा था। एक करियर इस बीच में शादी हो गई, और एक बार मैं अमेरिका जाके आया, 96 में जाके आया, 98 में जाके आया। तो छोटे छोटे चल रहे थे बट नथिंग कॉन्क्रीट वाज देयर। वो सर्वाइवल के इशू थे, शादी भी हो गई थी। तो मतलब जैसे पूरी फैमिली बोल रही थी कि अरे यार नाटक में कौन लड़की देगा, तो ये भी नहीं हुआ, शादी भी हो गई। सो एवरीथिंग इज वाज फॉलोइंग एट राइट प्लेस, बट कहीं ना कहीं कुछ डिससेटिस्फैक्शन था कि जो करियर चाहिए। तो मैं भी थोड़ा अभी सीरियसली सोचने लगा था कि अब क्या करूं, वेदर आई शुड परस्यू दिस और आई शुड लिव। बट मैं अगर ये छोड़ दूंगा तो क्या करूंगा, ये तो बहुत बड़ा गहन सवाल था मेरे सामने। बिकॉज लाइक 87 से लेके 98 तक, 11 साल तक इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं था। मतलब वैसी कोई स्किल्स नहीं थी कि बिजनेस करूंगा। ये मालूम था कि कुछ करूंगा तो तोड़ दूंगा, पत्थर तोड़ के भी पानी निकाल लूंगा, इतना कॉन्फिडेंस था। बट क्या, ये बड़ा सवाल था। एंड उसी दौरान मैं एक सीरियल में रोल करने गया, बिकॉज रोल करता था कैप्टन हाउस नाम की बालाजी की एक सीरियल थी। ओके। तो डीडी पे आती थी। तो हमारी जो पराग विजेता ड्रामा एकेडमी की टीचर थी स्वप्ना वाघमारे, उन्होंने मुझे बोला कि तू रोल करेगा। मैं बोला हाँ करूँगा स्वप्ना बेन, क्या है 3 दिन है तो 3 दिन का जो भी पर डे आया वाज लाइक दैट। तो मैं गया और मैंने वहाँ पे वो रोल किया। तो उन्होंने बोला कुछ स्टोरी है तेरे पास कैप्टन हाउस? बोला हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो मैं जानती हूँ तू लिख सकता है, इसलिए तेरे को पूछती हूँ। मैंने कुछ वर्कआउट किया। तो बोले कि तुम जाके एकता कपूर को सुना दो। ओके। तो मैं एकता कपूर को सुनाने गया। देन एकता केम टू नो कि मैंने इतना इंटर कॉलेजिएट किया, मैं थिएटर से बिलोंग करता हूँ, मैंने प्लेस डायरेक्ट किया है। सो शी गेव मी, तभी तो VHS होती थी, वीडियो कैसेट, जो सीडीज के पहले। हाँ सीरीज के पहले। तो जैसे हम हमारी सोसाइटी में भी रहते थे, जैसे हम तो चॉल सिस्टम में 1 रूम किचन में रहते थे। तो ऐसा हुआ करता था कि सब मिला के पैसे निकाल के वीडियो हायर करके लाओ और रात भर पिक्चर देखो। सो वो एक ये था। तो वो वीडियो मैंने देखा। तो मेरे प्ले में सीनियर राइटर डायरेक्टर थे, मेरे से बहुत अच्छा काम कर चुके थे, राजेश जोशी। तो वो भी CA थे, CA फॉर्म में काम करते थे, चीफ अकाउंटेंट के तौर पे। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, आप भी डायरेक्टर हो, मैं भी डायरेक्टर, आप भी लिखते, तो कुछ करते हैं। तो मैंने उनको, और वैसे भी उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। इवन ही, मतलब उनका भी एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया था कि साला मुझे प्लेस करने, मेरे को ये फील्ड में बढ़ना है और मेरी जॉब इज़ टेकिंग सो मच ऑफ टाइम दैट आई कांट डू एनीथिंग। तो उन्होंने बहुत हिम्मत करके वो डिसीजन ली थी। तो मैंने बोला कि चलो ना ये करते हैं। तो उन्होंने मुझे जो VHS देखी थी वो देख के बोला इसके ऊपर से स्टोरी बना के लाओ, एकता ने बोला। तो हम बना के गए और एकता ने जो कपड़े फाड़े, बोलते ये लेके आए हो तुम, ये मैंने सोचा था तुम थिएटर वाले हो, यू विल जस्ट गेट सो मच ऑफ मटेरियल ऑन द टेबल, पर ये क्या है? तो बाहर जाके राजू भाई ने मेरे को बोला क्या देखा? मैंने बोला ना कपड़े फाड़े, ये हमारे। बोला क्या है, और एक बार जाते हैं और एक बार गालियाँ पड़ेंगी। और फिर हम जो दूसरा ड्राफ्ट लेके गए, शी वॉज वेरी हैप्पी। देन रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। कि मैंने सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी, कोशिशें काशा और कुसुम, ये 3 शो से स्टार्ट किया। और मीनवाइल मैंने मिठीबाई कॉलेज से एक प्ले किया था, जलसा करो जयंतीलाल। ओके। तो जयंतीलाल नाम का प्ले किया था, जो बहुत ही, मतलब उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि तेजपाल का छपरा फट के नीचे आ जाएगा, ऐसा प्ले का रिस्पॉन्स था। तो तभी हमारे एक प्ले के प्रोड्यूसर हैं थिएटर के, संजय गोरडिया जी। तो संजय गोरडिया वो देखने आए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं इसका राइट्स लेता हूँ, हम लोग प्ले बनाएंगे। ओके। तो वो 98 से उनके पास पड़ा था, पर बाद में ये हो गया। देन आई लॉस्ट माई मदर। सो आयरनी ऑफ माई लाइफ इज़ दैट कि माई मदर हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट, लाइक बहुत उसने सबके ताने सुने कि ये क्या लाइन में जा रहा है। एंड द डे आई गॉट द फेम कि मेरा जलसा करो जयंतीलाल प्रोफेशनली हिट हो गया, क्योंकि ये सारी फेम देखने के लिए माई मदर वॉज नॉट देयर प्रेजेंट with me in this world. But I think so it's her blessing that Obviously. still I'm here, and whatever I've got in my life, it's her blessing. And my father's sacrifice, he was doing a job in Nirlon. तो वो निर्लॉन में तो प्रॉब्लम भी चालू हो गए थे।
3-3 महीने सैलरीज नहीं आती थी, उसके दौरान भी उन्होंने मेरे में कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोया, एंड ही जस्ट ऑलवेज आस्क्ड मी. सो आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी हु एवर इज जस्ट गोइंग टू लिसन टू दिस पॉडकास्ट और देख रहे हैं, अपने बच्चों पे ट्रस्ट कीजिए. अगर वो कुछ हट के कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ ट्रस्ट देम, उनमें कॉन्फिडेंस रखिए. 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 7 साल में बच्चा अपना रास्ता निकाल ही लेगा, कुछ ना कुछ कर ही लेगा. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, इन्वेस्ट इन योर चिल्ड्रंस ड्रीम. बैंक में तो बहुत आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, सारे इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, बट sometimes you have to invest in their dreams also. You have to make them do whatever they would like to do. ये ऑफ ट्रैक बात थी, बट बहुत अहम बात थी ऐसा मुझे लगता है. सो उसके बाद तो सिलसिला चालू रहा. काफ़ी सीरियल्स लिखी मैंने, काफ़ी प्लेस किए. मतलब आई एम सो लकी. सरिता जोशी, सिद्धार्थ रांदेरिया, दर्शन जरीवाला, शर्मन जोशी, दिलीप जोशी, डिम्पल, उमेश शुक्ला, ये सारे जितने आज ये मंझे हुए कलाकार हैं, अपरा मेहता है, फिरोज़ भगत है, केतकी दवे है, तो जितने भी टॉप नॉच गुजराती थिएटर के आर्टिस्ट हैं, राइटर है, उनके साथ मैंने काम किया. 95 प्लेस किए. और हर बार पर्दा खुलने के बाद क्या होगा, ये जो क्यूरियोसिटी है, दैट always kept me going in my life, that mystery, and that's how the journey was on. And then in 2015 I was doing a सीरियल कॉल इतना करो ना मुझे प्यार. उसके बीच में मेरा एक प्ले था बाय हमारी बाउंड्री, जो पद्मा रानी ने रोल किया था, जिसके हमने 400-450 शो किए थे. वो प्ले को देखने इंद्र कुमार और अशोक ठाकरिया जी आए थे, तो उनको ये अच्छा लगा और उस पे से फिल्म बनी सुपर नानी विद रेखा, शर्मन जोशी, रणधीर कपूर एंड अनुपम खेर. सो वी हैव डन अ फिल्म ऑन दैट. तो मैंने वो स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग्स लिखे और इंद्र कुमार ने डायरेक्ट की. तो तब से ऐसा लगा कि यार ये भी बड़ा अच्छा वर्ल्ड है, और मैं थिएटर और सीरियल से तो जुड़ा हुआ ही था. तो देन आई जस्ट गॉट इनटू द फिल्म एंड आई डिसाइडेड कि मैं करूँगा. सो सुपर नानी फिल्म हुई, तब मुझे ऐसा लगा कि फ़िल्म एक मीडियम है जो एक्सप्लोर करने जैसा है. मैंने थिएटर कर लिया था, सीरियल, पर मेरे सामने बड़ा सवाल ये था कि मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया था, ना फिल्म के सेट पे, ना कभी सीरियल डायरेक्ट की थी. सो आई वॉज टोटली ब्लैंक, मुझे कुछ पता नहीं था. बट देन मैंने बोला जब कुछ नहीं था तब इतना हुआ, तो अब कुछ नहीं है तो क्या डर. सो दैट्स हाउ आई जस्ट गॉट इनटू द फिल्म एंड आई डिड माय film, first Gujarati film, Carry On Kesar. Yes. It was Supriya Pathak's also first Gujarati film. और दर्शन जरीवाला के साथ तो मैंने काफ़ी प्लेस किए हुए थे. तो दर्शन जरीवाला आ गए, तो ये मतलब बधाई हो से पहले हमारी गुजराती फिल्म थी, जहाँ पे एक ओल्ड एज कपल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से दे बिकम पेरेंट्स एट द एज ऑफ 60 and 55 रिस्पेक्टिवली. सो ये फिल्म, और बहुत उसमें अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, लाइक जया जी तो मेरे काफ़ी प्लेस देखने आती रहती थी. AB कॉर्प के लिए मैंने एक हिंदी प्ले भी डायरेक्ट किया था, जो जिसमें जया बच्चन प्रोड्यूसर थी. तो मैंने जया जी को बोला कि जया जी मैं चाहता हूँ कि आप और अमित जी एक केमियो करें. तो जया जी ने बोला विपुल तुम जहाँ मुझे बोलोगे मैं तो आके खड़ी रह जाऊँगी, उनका आप जानो, वो मुझे नहीं पता. देन हाउ वी अप्रोच्ड अमित सर. एंड कैसा है कि मैंने AB कॉर्प का प्ले डायरेक्ट किया था, तो जो रमेश कुलपका जी है, जो विंग कमांडर हु इज हैंडलिंग बच्चन्स वर्क, तो उनको भेजा. तो प्रिंसिपली अमित जी ने बोल दिया अग्री. अब पहले 8 नवंबर को तो ये थी, और 25 अक्टूबर हो गया, अमित जी की डेट ही नहीं आ रही है. फिर हमको जया जी को इंटरव्यू करना पड़ा कि भाई जया जी अब 10 नवंबर को तो फिल्म रिलीज है, अब तो शूट करना पड़ेगा. तो बोले दिवाली की पार्टी. एंड देन फर्स्ट वीक ऑफ द नवंबर अमित जी ने, एंड उसके अगली रात को मैं सो नहीं पाया था. मतलब आई वॉज जस्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ कि कहाँ एक चौल में वन रूम किचन में, जहाँ हम वो मतलब वो वीडियो रिकॉर्डर प्लेयर VCR ला के रात को अमिताभ बच्चन की फिल्म देखते थे जमा होके, और उनको कल मैं बोलूँगा एक्शन एंड कट. आई वॉज सो नर्वस, आई कुड नॉट स्लीप होल नाइट. एंड देन नेक्स्ट डे जया जी एंड ये हमने शूट किया. एंड वी वर अनफॉर्चुनेट कि फिल्म बहुत ही
लोगों में बहुत एक्सपेक्टेशन थे, पीपल वांटेड टू सी दैट फिल्म। 10th नवंबर को रिलीज होने वाली थी और 8th नवंबर को नोटबंदी हो गई। डिमोनेटाइजेशन। Demonetization has just shaken us up like a big time। कि कैसा होता है कि देश के लिए शायद वो भला होगा, बट मेरे जैसे पहली बार फिल्म बनाने वाले के लिए वो इतना चुभा था कि क्यों अभी क्यों, अरे 10 दिन के बाद करते, 8 नवंबर क्यों चुनी आपने। ऐसा लगा कि मोदी जी को एक लेटर लिखूं, बट एनी विच वेज, जैसे हर किसी की कुंडली होती कि जिसको जिस दिन पैदा होना है उसी दिन पैदा होता है, और जिसको जिस दिन जिसका इंतकाल होना लिखा होता है उसी दिन होता है। तो ये शायद उस फिल्म का फेट था कि फिर हमने 24 मार्च को लिए पिक्चर को। इतनी पिक्चर चली नहीं, पर ये डेफिनेटली एज अ मेकर कि ये आदमी अच्छी फिल्म बना सकता है, इस तरह से लोगों ने ये किया। फिर मैंने बेस्ट ऑफ लक लालू बनाई, उसके बाद मैंने गुजराती फिल्म बनाई चाल जीवी लई। सो चाल जीवी लई हैज़ ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, और काफ़ी मतलब इतना कलेक्शन हुआ है कि कुछ हिंदी फिल्मों से भी वो बहुत आगे बढ़ गई, और 4 साल हो गया अभी तक वो फिल्म थिएटर में चल रही है। इट वाज फिनोमिनल, मतलब चाहा नहीं, मतलब सोचा नहीं था इट विल जस्ट, चाहा था, सोचा नहीं था कि इट विल जस्ट गो अप टू दिस लेवल, बट उस फिल्म ने मुझे इतना ढेर सारा प्यार दिया। लाइफ चेंजिंग फिल्म फॉर यू। यस, लाइफ चेंजर। और काफ़ी हिंदी इंडस्ट्री में भी लोग जान रहे हैं कौन सी फिल्म है ये, क्या है ऐसे क्या चल रही है, इतना कैसे कलेक्शन कर रही है, क्या है। सो काफ़ी लोगों ने देखा तो मुझे एस्टैब्लिश कर दिया, एंड आई विल बी ग्रेसफुल टू गॉड। हमेशा मुझे इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स मिले हैं, चाहे वो प्ले हो या फिल्म हो या सीरियल हो। मतलब प्ले में संजय गोरोड़े और कौस्तुभ त्रिवेदी, वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ गुजराती थिएटर इंडस्ट्री, जिन्होंने कभी मुझे रोका नहीं है, कभी टोका नहीं। तुझे क्या चाहिए, कैसे सब्जेक्ट करने, तेरे को एक्सपेरिमेंट करना एक्सपेरिमेंट कर, तो हमेशा देव सपोर्टेड मी। एट द सेम टाइम सीरियल में एकता कपूर वॉज द बेस्ट प्रोड्यूसर, और गुजराती फिल्मों में रश्मिन मजीठिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स। सो आई हैव ऑलवेज बीन लकी, मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे जो भी प्रोड्यूसर्स मिले वो हमेशा अच्छे मिले हैं। मुझे अपने इमेजिनेशंस को खोलने का मौका दिया है, मुझ में ट्रस्ट करके मैं जिस तरह से बनाना चाहता हूँ, कोई क्रिएटिव इंटरफेरेंस नहीं होता है। हाँ, डेफिनेटली चर्चाएँ होती है, डिस्कशन होता है, पर वो दैट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म। लेकिन सर आजकल अगर हम देखें तो सीजनल का ज़माना ज़्यादा है। लाइक पहले जो बॉलीवुड इतना काम करता था, पीपल वर क्रेजी फॉर बॉलीवुड फिल्म्स, बट आजकल हम देखें तो कोविड के बाद ज़्यादा गुजराती फिल्म्स हो या पंजाबी फिल्म्स हो या साउथ फिल्म्स ने जैसे टेक ओवर किया है बॉलीवुड को। सो डे बाय डे डू यू थिंक दैट ईच एंड एवरी सीजनल फिल्म्स आर डूइंग बेटर, फार बेटर देन बॉलीवुड नाउ? नो, आई बेग टू डिफर। ऐसा है कि जनरली साउथ इंडियन जो ऑडियंस है, हाँ, वो अपनी लैंग्वेज से बहुत लॉयल है। यस, आई एग्री दैट। मतलब वो बहुत ही लॉयल है। फिर आप बांग्ला देखो तो वो लोग भी बहुत लॉयल है। मराठी ऑडियंस भी अपनी लैंग्वेज के प्रति बहुत ही लॉयल थे, हैं और रहेंगे। दिस इज़ व्हाट आई फील कि इट्स लैकिंग इन गुजराती ऑडियंस, क्योंकि अभी मतलब गुजराती फिल्में तो पहले भी बनती थी, अब भी बनती है। अभी थोड़ा उनका नज़रिया बदला है, पर फिर भी आज भी मैं ये देखूंगा कि गुजराती लोग जो हैं वो माउथ पब्लिसिटी, अरे भाई हाँ इसने बोला फिल्म अच्छी है तो मैं देखने जाऊंगा, बट दे विल नॉट बेट ऑन फर्स्ट। मतलब हालांकि भी जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया है कलेक्शन वाइज, गुजराती फिल्म हमेशा सेकेंड या थर्ड वीक से पिकअप करती है, जो भी करनी है वो। सो पहले 2 वीक लोग अच्छा ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये क्या सुनता है, उस हिसाब से ही वो होता है। पर बाकी सारी रीजनल लैंग्वेज में लोगों का, ऑडियंस का अपनी भाषा के प्रति इतना स्नेह है, इतना ये है कि आज हम देखें तो हमारा जो बच्चा है वो गुजराती पढ़ना लिखना नहीं जानता। वो मुझे बहुत दुख की बात लगती है। क्यों? बाकी सारे स्टेट में आप देखो अपनी मातृभाषा के प्रति इतने वो होते हैं कि महाराष्ट्रियन फैमिली में हर बच्चे को मराठी लिखना पढ़ना आएगा। साउथ इंडियन लैंग्वेज में उनकी हर रीजनल लैंग्वेज, उनकी जो भी मदर टंग है उसमें बच्चा लिख बोल पाएगा। सो ये कहीं हमारे इसमें लैकिंग है।
तो मुझे अभी लगता है कि हम मेकर्स की, गुजराती फिल्म मेकर्स की या गुजराती थिएटर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, ओके बिकॉज जिस तरह से ऑडियंस का अपनी मुझे लगता है कि गुजराती लैंग्वेज अब प्ले और फिल्मों में ही जीवित रह गई है ज़्यादातर। ओके घर पे बोलते हैं, बट हाँ बोलना एक आम बात है, पर उसको लिखना पढ़ना क्या है। आज ऐसे मार्केट में नॉवेल आती है, अरे अल्केमिस्ट आई तो अरे बेटा वो पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो। पर मुझे ऐसा लगता है हमारे गुजराती में भी इतना लिटरेचर है, इतना साहित्य है, और वी आर वेरी 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 रिच। जैसे हमारे गुजराती शायर हैं जिसको राष्ट्र कवि का ओहदा दिया गया था, झवेरचंद मेघानी, बहुत बड़े, मतलब क्या कमाल का साहित्य लिखा है उन्होंने। पर मतलब बहुत दुख की बात है, कितने गुजराती फैमिलीज को मालूम होगा कि हमारे पोएट और राइटर थे झवेरचंद मेघानी, जिसको राष्ट्र कवि का पुरस्कार दिया गया था। सो आप अगर देखो तो आज मराठी में देखो, बच्चे को पूछो कौन वपू काळे, तो उनको पता होगा कौन है, कौन फूले देशपांडे, उनको पता होगा। पर हमारे गुजराती घर में कौन झवेरचंद मेघानी, तो मुझे तो लगता है कि मिडिल एज जनरेशन भी हाँ कौन ऐसे पूछेंगे। सो मुझे लगता है कि ये थोड़ा हमारे लिए ड्रॉबैक है। मतलब अपने कल्चर से जुड़े रहना, मतलब ये तो बहुत गर्व की बात है, यस पर कहीं ना कहीं वो प्राइड हम खो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। कि कहीं ना कहीं मतलब मैं अपने गुजराती दर्शकोને ખાસ કહીશ, તમારા બાળકોને ગુજરાતી બોલતા તો આવડે જ છે, પણ વાંચતા અને લખતા શીખવાડો। માતૃભાષા છે આપણી। જો આજ પછીનું જનરેશન તો ભૂલી જશે, એના પછીના 5 જનરેશન તો ગુજરાતી ભાષા અસ્તિત્વમાં છે એવું પણ કદાચ ભૂલાઈ જશે। સો being Gujarati, it's our responsibility to our मदर टंग, अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभाषा के प्रति ये हमारी फ़र्ज है। सो गुजरातीओ जागो અને છોકરાઓને ગુજરાતીઓ તરફ વાળો। दिस इज़ व्हाट आई फील। सो व्हाट आई फील कि गुजराती फिल्म्स आर रियली डूइंग वेल नाउ, पीपल आर बीइंग रिसेप्टिव। पर मेरा कहना वही है कि वो सिर्फ वो भाषा वो पर्दे पर ही जीवित नहीं रहनी चाहिए। अगर ज़बान पे है तो हाथों में भी होनी चाहिए और दिमाग में भी होनी चाहिए। कि आप पहले थॉट लाओ तो क्यों, तुम्हारे मदर टंग में मातृभाषा से बड़ी क्या हो सकती है। सो पहला विचार अगर उसमें आता है तब वो भाषा की जीत होती है, ऐसा मुझे मानना है। आपने सर बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। हाँ। लाइक आपकी अभी फिल्म आई थी जो कंजूस मक्खी चूस जो आई है, यू हैव वर्कड विद कुणाल खेमू एंड राजू श्रीवास्तव सर, जिनकी अभी फिलहाल डेथ हुई है। ही वाज अ फाइनेस्ट कॉमेडियन। सो हाउ वाज ही इन द सेट सर? वेरी गुड। ओके वेरी गुड। देखो क्या होता है जनरली कोई भी फिल्म में, लाइक मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि ये आई एम एक्सप्लोरिंग दैट वर्ल्ड, आई हैव जस्ट स्टार्टेड 4-5 years बैक। बट क्या होता है अगर जब किसी भी एक्टर को लगता है कि डायरेक्टर अपने विजन में, अपने कहानी में, अपने टेकिंग में इफ़ इज़ क्लियर, तो कोई एक्टर परेशान नहीं करते, ज़्यादातर सरेंडर होकर काम करते हैं। हाँ डेफिनेटली क्रिएटिव इनपुट, क्योंकि उनका खुद का एक एक्सपीरियंस होता है, तो उस हिसाब से वो बांटते हैं। बट आई थिंक सो द होल कास्ट एंड पीयूष मिश्रा जी, अलका अमीन जी, राजीव गुप्ता, हेमा सिंह जी, ये चारों NSD से थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और काफ़ी मजे हुए कलाकार थे, पर सब ने सरेंडर होके काम किया। हाँ कभी कभी वो बोलते थे कि ऐसा करे तो ऐसा करे तो। कुणाल ऑल्सो हैज़ हेल्प्ड अ फिल्म अ लॉट। श्वेता त्रिपाठी, मतलब हर एक्टर, क्योंकि सारे प्योर एक्टर थे, तो सब कुछ अपनी अपनी तरह से कैरेक्टर के लिए या फिल्म के लिए कुछ लेके आए। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड वैसे तो कहा जाता है आप भला तो जग भला, आप टेढ़े तो जग मेरा, इट्स लाइक दैट। सो पर जनरली क्रिएटिव फील्ड में बिकॉज क्या होता है, सारी की सारी एनर्जी जितने भी सेट पे होते हैं वो पूरा का पूरा उनका एनर्जी का चैनलाइज करते हैं, वो एक ही प्रोजेक्ट पे करते हैं, सबका फोकस वो होता है। सो सारी एनर्जीज एक साथ आती है। अभी फिल्म, वही मैं बोल रहा हूँ, हिट होना या फ्लॉप होना ये सब्जेक्ट या उस वक्त की बात होती है। बाकी कौन सा ऐसा मेकर होगा, कौन सा ऐसा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, चलो ये बार मिलके ज़रा बुरी फिल्म बनाते, ऐसा तो कोई नहीं करता। सो एवरीबडी जस्ट ट्राई एंड मेक अ गुड फिल्म। इट इज़ अ सब्जेक्ट वेदर इट वर्क्स और इट डजंट वर्क। और कभी कभी क्या होता है कि हम जनता भी थोड़ी क्रिटिक के रिव्यूज़ पर जाते हैं, हम
वो बुरी बात नहीं है, सी, बट क्या है, हर किसी का अपना एक पर्सनल चॉइस होता है, Yes. अपना एक नज़रिया होता है। जैसे ये एक बात है, अगर मुझे ब्लू रंग पसंद है तो ज़रूरी नहीं आपको ब्लू रंग पसंद हो। Yes. सो हर किसी की चॉइस अलग होती है और किस फ्रेम ऑफ माइंड में आप फिल्म देख रहे हो। सो मुझे लगता है कि कंजूस मक्खी चूस अब जितना भी कंटेंट चल रहा है उसमें डेफिनेटली एक फ्रेश लहर लेके आएगी, क्योंकि फैमिली फिल्म है और काफ़ी टाइम से आज इतनी न्यूक्लिएटेड फैमिली हो रही है, पर हम चाहे कितने भी लिबरेटेड हो जाएं, कितने भी मॉडर्न हो जाए, पर आज हम अपने परिवार से दूर रहते हैं। बहुत लोग कमाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट शहरों में जाते हैं, पर दिवाली होली ऐसा मौका होता है कि हम सब कुछ छोड़ के अपने परिवार के पास जाते हैं। सो वी आर रूटेड कहीं ना कहीं, हम परिवार से अलग है पर हम में परिवार जिंदा है। Yes. सो इसलिए मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत ही रिलेटेबल होगी। सो वैसे ही फिल्मों की जर्नी चल रही थी, चाल जीवी लिए, और चाल जीवी लिए की वजह से ही लोग मुझे हिंदी इंडस्ट्री में जानने लगे, मुझे हिंदी फिल्म का मौका मिला, और काफ़ी प्लेज है मेरे पास, काफ़ी कहानियाँ हैं। सो आई हैव लॉट ऑफ स्टफ इन माई बैग टू, तो वो तो आगे की 5-10 वर्षीय योजनाएं हैं। I saw your चल जी भी लिए, अभी I got to know about you that नाना पाटेकर सर के साथ आपकी मराठी में आ रही है। हाँ, चाल जीवी लिए हम मराठी में कर रहे हैं। Okay. तो When it is releasing, sir? वे भी नियर फ्यूचर 3-4 महीने के अंदर वो रिलीज हो जाएगी। And उनको ये भी पता चला है सर that आमिर खान सन्स जुनैद is going to get launched by यशराज फिल्म्स, Yes. and you are the writer. यस, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैंने एक सौरभ शाह की बुक है महाराज, तो उसमें से मैंने प्ले किया था। Okay. तो जो सिद्धार्थ पी मल्होत्रा जो जिसका हिचकी के डायरेक्टर है, Okay. वो मेरा प्ले देखने आए थे और उनको प्ले बढ़िया लगा। और फिर उन्होंने आदित्य चोपड़ा को बात की, फिर हमने जाके आदित्य को सुनाई कहानी, एंड आदि जस्ट लव्ड इट एंड ही सेज कि लेट्स मेक अ फिल्म आउट ऑफ इट। और फिर हमने स्क्रीन पे लिखा, स्नेहा देसाई ने डायलॉग लिखे, और एक Okay. अच्छी बढ़िया स्क्रिप्ट रेडी हो गई। और बहुत ही मतलब हैट्स ऑफ टू यशराज, काफ़ी सोच विचार और विमर्श करने के बाद हम लोग एक नए लड़के को लॉन्च करना चाहते हैं। एंड वी थॉट दैट आदि थॉट स्पेशली कि जुनैद इज़ वेरी गुड, एंड दैट्स हाउ दे हैव अप्रोच्ड जुनैद, एंड ही वाज देयर ऑन द बोर्ड। पर ये पूरी फिल्म है वो पीरियड फिल्म है, थोड़ा 1860 में, तो उसका बहुत ही बढ़िया सेट लगा गया था। And yes, I'm very much excited about that film, because even that film is based on a play and the play was done by me. So yes, I'm very much excited. It's a big and achievement for you, sir. yes, काम करने आए हैं, काम करना ही है। अचीवमेंट से ज़्यादा मुझे ये लगता है कि ये कुंडली का कर्म है, जो कर्म करना है वो लिखा गया है, एंड आई एम जस्ट डूइंग इट। सो अच्छी बात है। नाना पाटेकर साथ भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मतलब लोगों ने काफ़ी डराया था, अरे कैसे करेगा नाना पाटेकर ऐसे, नाना पाटेकर वैसे, ये वो। तो मैं बोला कि होता है यार, फैमिली में भी एक आध बंदा ऐसा होता है, तो आप उसको हैंडल करते हो ना। एंड ही सच अ सीनियर एक्टर। तो मैंने ये सोचा कि जो भी है, कितना सीखने मिलेगा, कितना जानने मिलेगा। And if you get thrown into a difficult situation, then only you will be able to know how big fighter you are and how you can fight with the situation. Yes, sir. So, but on the contrary, it was a very, very, very good experience working with With Nana. Patekar, sir. My God, मतलब मैं एक बात उनसे सीखा, कितने फोकस्ड हैं अपने काम को लेकर। सुबह 7 बजे उठकर, 7:30 बजे उठकर वो स्क्रिप्ट लेके बैठ जाते थे। हालांकि स्क्रिप्ट उनको पूरी बाय हार्ट थी, फिर भी रोज उठ के ये सीन में क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ एज एन एक्टर। सो क्या डिसिप्लिन थी वो आदमी की। और हम शूट कर रहे थे उत्तराखंड में, और अचानक बारिश आ गई। हम लोग लाता में, मतलब जोशीमठ से भी आगे नियर द्रोणागिरी हम लोग रहते थे। तो कुछ यूनिट के कुछ बंदे वहाँ थे, कुछ लोग यहाँ थे, और बीच में लैंडस्लाइड हो गई Oh, बारिश की वजह से। तो टीम आ ही नहीं पाई, एक दिन शूटिंग हुआ ही नहीं। okay. दूसरे दिन दोपहर को 2 बजे लैंडस्लाइड हटी, सारी टीम यहाँ पे आई, हमने एक शॉट लिया और बारिश आनी शुरू हो गई, तो वापस, तो 2 दिन हम शूट ही नहीं कर पाए। तो हम लोग थोड़े उलझे हुए थे क्योंकि डेट्स कुछ दिन तक थी। तो फिर नाना मेरे कमरे में आया और बोले कि
हम ख़त्म करेंगे यार, बी पॉजिटिव। एंड हैट्स ऑफ टू एट whatever situation was given situation, he shot for 18 hours consecutively, 18 hours। आज सुबह 9 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक उन्होंने कांस्टेंट हमारे साथ शूट किया है। So it was a very good experience working with Nana, and I'm very happy that I always wanted to work with Tanvi Azmi because I really like her as an actress। तो इवन शी इज़ अ पार्ट ऑफ इट। सिद्धार्थ चांदेकर, साइली संजीव और मकरांद अनासपुरे, ये तीनों भी काफ़ी रिनाउंड एक्टर है। सो इट्स ऑन द होल इट्स अ क्वाइट अ गुड टीम टू वर्क विद। एंड गुजराती में भी सिद्धार्थ रांदेरिया, मतलब सिद्धार्थ भाई तो कैसे हैं कि सिद्धार्थ रांदेरिया ने, मैं जब से बैक स्टेज करने आया तब से मुझे जानते हैं। Okay. So he has seen me growing and coming up to this level। Okay. So his level of faith is very different in me। So and we have made wonders। सिद्धार्थ भाई ने मेरे लिए पास्ट में प्लेज लिखे हैं। Oh. तो he has written 2 plays for me। Okay. So वैसे हम कनेक्टेड रहे, पर मैंने कभी थिएटर में सिद्धार्थ भाई को डायरेक्ट नहीं किया था। और फिल्म आई, और फिल्म ऐसी आई, पहली मेरी और सिद्धार्थ भाई की फिल्म, which is उसके बाद कहवत लाल परिवार also did very well। So now we are just planning something again, me and Siddharth bhai, very soon, maybe end of this year or next year we'll be just doing it। There are a lot of people sir coming from outside, like from UP, Bihar, Delhi to become an actor, but बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, they are not getting a chance, जो मल्टी टैलेंटेड है। एंड ऐसे भी बहुत होते हैं जिनको टैलेंट नहीं होते। हम कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लक बहुत काम करता है। डू लक एग्जिट्स? Of course luck does क्योंकि मैं exist। आपके हाथों में अंगूठियां देख रहा हूँ इसलिए। ये तो बिलीफ की बात है, अगर आप बिलीव करते हो नहीं करते हो। पर ये पहनने के बाद ऐसा नहीं कि मैंने पुरुषार्थ करना छोड़ दिया, अरे अंगूठी पहन लिया अब आएगा होगा यार, कुछ ना कुछ होगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब इट कैन सपोर्ट यू, इट कैन सपोर्ट योर साइकोलॉजिकल सिस्टम, कि यू हैव अ सपोर्ट इफ यू बिलीव इन द एस्ट्रोलॉजी। Yes. और ग्रहों की चाल में अगर आप विश्वास करते हो, ग्रह पूरा उस यूनिवर्स में करते हो, तो इट कैन सपोर्ट यू। बट नो, कोई ज्योतिष ऐसा नहीं कहता कि अंगूठी पहन लो और कुछ मत करो, बैठे रहो सब आएगा, ऐसा नहीं होता है। पुरुषार्थ तो बहुत ही ज़रूरी है। Yes. और रही चांस नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, देखिए टैलेंट जो होता है वो शाइन होकर ही रहता है, ऐसा नहीं है। और कुछ को सही मौका नहीं मिलता। पर कैसा है, अगर आप कोशिश करते रहो, पर फिर भी रोज़ आप पौधे में पानी डालते हो, पर वो जब फल देना होता है तभी देता है। अभी बारिश की सीज़न आ जाती है, बारिश के बाद तो विंटर आता है, तो कभी विंटर में आम नहीं आते ना, आम तो उसके 4 महीने बाद ही लगते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। सो एवरीबडी हैज़ टू वेट। बट जैसे आपको इंतज़ार, मैं भी अगर मैं निराश हो जाता और मैं अगर इस रूट से भाग जाता तो क्या होता। बट आई जस्ट केप्ट फेथ इन माई सेल्फ एंड आई जस्ट kept on going, and that's why here I am। बट सर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है दैट अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो नेपोटिज्म के लिए बहुत कहा गया है दैट बिकॉज ऑफ द नेपोटिज्म देयर आर मेनी टैलेंटेड पीपल हु आर नॉट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी इन द फिल्म इंडस्ट्री स्पेशली फॉर एन एक्टर्स। सो डू यू थिंक नेपोटिज्म एक्चुअली एग्जिस्ट इन द बॉलीवुड सर और इन द साउथ फिल्म्स आल्सो एंड देखो गुजराती? ये बहुत ही डिबेटेबल मुद्दा है, पर मैं तो मेरा एग्जाम्पल दूंगा। यस। आज मैं जब आया तो मेरे को तो कोई सपोर्ट नहीं था, मेरे साथ पुश्तों में से कोई इधर नहीं था, तो आई हैव जस्ट मेड माई ओन वे। तो ऐसा मैं नेपोटिज्म में बिलीव नहीं करता। और नेपोटिज्म से क्या है, आपको एक ब्रेक मिल सकता है उससे, बट फिर क्या, फिर तो आपको अपनी टैलेंट ही प्रूव करनी है ना। आज शाहरुख खान, आप बताओ, शाहरुख खान के केस में कौन सा नेपोटिज्म था? He just came, he had a talent, he had that charm and he proved himself। Yes. So ये मुद्दे को कितनी चर्चा करनी चाहिए मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं बिलीव नहीं करता। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर टैलेंट है तो आप शाइन करोगे। Yes.
अगर कुएं में पानी होगा तब आप बाल्टी डालोगे तो पानी आएगा, जब कुएं में ही पानी नहीं होगा तो बाल्टी में पानी कैसे आएगा? मतलब somebody can push you, somebody can just put you somewhere, but ultimately तो you just have to prove yourself Yes. ना। अगर आप में अभी मुझे बताओ नेपोटिज्म से क्या मतलब, आज इरफान है या जितने भी एक्टर है जो अपने बलबूते पे बने उनके लिए कैसे आप कहा जाओगे? Yes. और नेपोटिज्म से आप बोल बोल के 2 फिल्में मिल जाएंगी आपको, बट अगर आप अपने आप को ही प्रूव नहीं कर पाए तो क्या मतलब? डू यू थिंक सो सर? अभी OTT का ज़माना आ चुका है आफ्टर कोविड, स्पेशली अब अगर हम देखें तो लोग जो है ज़्यादा करके जो थिएटर का एक चार्म होता था वो अब थोड़ा कम हो चुका है, जहाँ तक ऐसा लगता है लोगों ने OTT को ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया है। व्हाट डू यू थिंक OTT फ्यूचर में क्या है, ज़्यादा वो चलेगा या फिर थिएटर का फिर से ज़माना आ सकता है? बिकॉज पीपल आर एक्चुअली नाउ एंजॉइंग इन OTT अ लॉट। देखो, फिल्मों का ज़माना पहले था, जी। जब टेलीविज़न आया तो लोगों ने बोला फिल्मों का ज़माना चला चला गया, गया। अब घर पे टेलीविज़न आ जाएगा, पर फिर भी फिल्मों का ज़माना रहा ही रहा। यस। उसके बाद ब्लैक एंड वाइट से टीवी रंगीन हो गए, फिर इतनी सारी चैनल्स आ गई, बोले आप फिल्मों का ज़माना चला गया, अब हर रोज़ शाम को 7 से लेके 11 बजे तक सीरियल चलती है, तो फिल्मों का ज़माना ख़त्म हो गया। उसी तरह अब OTT आया है तो लोग बोलते हैं फिल्मों का ज़माना ख़त्म हो गया, तो मैं ये बात नहीं मानता। But there are a lot of देखिए, people getting a good opportunity in OTT, like ऑफ कोर्स, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि OTT इज़ अ ब्लेसिंग, yes, कि एक अलग प्लेटफॉर्म मिला है कई लोगों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए, और लोग फिल्मों से सीमित ना रह के वेब शो करके भी। और कैसा है, जैसे तुम बोल रहे हो इतने लोग आते हैं यूपी पटना से, तो आज इतने सारे वेब शो में आप देखिए कितने नए नए एक्टर्स कास्ट होते हैं, अपनी जगह बना रहे हैं, दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। अब कितने अलग अलग प्रांत को मद्देनज़र रखे हुए कहानियाँ लिखी जाती है, यूपी है, MP है, साउथ है, मतलब हर एक स्टेट को एक्सप्लोर करके कहानियाँ बन रही है, तो उस स्टेट से आए हुए लोगों को भी काफ़ी। अगर आज हम, जैसे हम कंजूस मक्खी चूस शूट करने लखनऊ चले गए थे, तो कितने लखनऊ के एक्टर्स हमारी फिल्म में हैं। okay, सो ये काफ़ी, मुझे लगता है कि OTT ब्लेसिंग है, वो एक अलग तरह का एंटरटेनमेंट है। थिएटर क्या है, चॉइस तो आपकी है कि भाई आपको स्लीवलेस टी शर्ट पहनना है, Yes. मतलब या फुल स्लीव टी शर्ट पहनना है या हाफ स्लीव टी शर्ट पहनना है। सो ये तो एक ऑडियंस के ऊपर ही एक हर एक बंदा खुद तय करेगा कि उसको फिल्म कहाँ देखनी क्या है। देखना है? सो आज से पहले भी ऐसा था कि ये अब OTT पे फिल्म आती है, तो एक ज़माना ऐसा भी था कि जी सिनेमा पर या स्टार पे वो सारी जो फिल्में थी वो 2, 3, 4, 5 महीने के बाद आती थी, अब 3 वीक के बाद 3 वीक आती है। के बाद। फ़र्क इतना हुआ है, पर तभी भी फिल्में वहाँ आती थी, तभी भी फिल्में चलती थी। आज भी देखो, मुझे लगता है कि काफ़ी हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। फिल्में हमें बात करनी चाहिए कंटेंट के ऊपर। अगर आप ऐसा कंटेंट दोगे जो एंटरटेनिंग है, तो लोग क्यों नहीं जाएंगे? आज Yes. देखिए दृश्यम दृश्यम। चली, कश्मीर Amazing. फाइल्स, इतना ऑफ विट सब्जेक्ट, बट देन इट हैड अ रन 250 crores ऑफ रुपीस का कलेक्शन। इट्स नॉट अ जोक। मतलब आप बोल रहे आफ्टर लॉकडाउन ही ये रिलीज हुई थी ना? विवेक अग्निहोत्री से। या आप पठान देख लिए, 500 करोड़ कर लिया। सो इट्स नॉट झूठी है, तू झूठी में मक्कार इज अबाउट टू रीच 100 करोड़। Yes. सो ऐसा नहीं है, इट्स हाउ यू आर प्रेजेंटिंग। और अभी क्या मार्केटिंग का ज़माना है, पैकेजिंग कैसे करते हो, किस तरह। जैसे मैं स्पेशली गुजराती फिल्म की बात करूं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रमोशन करना इज़ नॉट इनफ, यस यस। क्योंकि गुजरात में ऐसे छोटे छोटे गांव है जहाँ पे ऐसे, मेरी ऑडियंस ऐसी भी है जिसके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, काफ़ी ओल्ड एज वाले हैं जो नॉर्मल फ़ोन तो उन तक नहीं पहुँचते, उन तक फिल्म कैसे पहुँचाई जाए। सो ये तो गुजराती फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, पर हिंदी फिल्म का भी अपना एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है। सो हाउ वेल यू मार्केट अ फिल्म, आप लोगों में कितनी उत्सुकता जगाते हो, वो एक बड़ी बात हो गई है आज के इसमें। अब OTT क्या है, आप एक OTT प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो जो आने वाला है उसका आपको स्क्रीन पे सबसे ज़्यादा पहले वो
नोटिफिकेशन आता है और आप देखते रहते हो, तो वो अपने आप में एक जगह बनाता रहता है. बट व्हेन इट इज कमिंग टू थिएटर तो एक वाइड मार्केट को आपको कैप्चर बट डू यू करना है. थिंक सो सर कि आजकल की जो कुछ सारी फिल्म, अगर हम कश्मीर फाइल्स की बात करें, बहुत सारी ऐसी फिल्में जो कॉन्ट्रोवर्शियल्स है, शायद ऐसा भी है कि कॉन्ट्रोवर्सीज के वजह से वो फिल्म हिट हुई है. मैं वही बोल रहा हूँ ना, या क्या है, या तो Yes. सब्जेक्ट कैसे लोग Present रिसीव करते हैं, यस. ये उसके ऊपर है. अगर लोगों को कुछ कंट्रोवर्शियल देखना है, उसमें से अगर वो बात आपको अच्छी लग गई, किसी के दुख के साथ, किसी एक घटना के साथ जो आपको नहीं पता था, उसको अगर खोल के आपके सामने लगा और लोग रिलेट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी के लिए फिल्म देखने जा रहे हैं कि ये फिल्म कंट्रोवर्शियल है पर ये फिल्म अच्छी है, इसीलिए लोग जाते हैं. सर जैसे कि हम कश्मीर फाइल्स की बात करें, बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं जिन्होंने उसके लिए कमेंट भी नहीं दिया था, एंड मैनी पीपल हैव अपोज्ड फॉर दैट. Like no one have supported Vivek Agnihotri. Like he have also told in a statement like that. So what do you think for that? I would not like to comment on this Okay. because it's a very personal thing how people are reacting to it. बट मैं पूरी बात को ये कि विवेक ने भी फिल्म बनाई थी तो वो एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई. Yes. देखो हमारा एंटरटेनमेंट का क्या एक फंडा है कि कॉमेडी मतलब एंटरटेनमेंट है, ऐसा नहीं है. लोगों को रोना भी अच्छा लगता है, आंखों के कोने थोड़े से गीले हो जाए कुछ कंटेंट देखते हुए, वो भी एक प्रकार का एंटरटेनमेंट ही है. एक ड्रामा जो होता है वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट. सो एंटरटेनमेंट की परिभाषा क्या है ये हमको पहले समझना चाहिए. सो ऐसा हम समझते हैं कि अरे इट्स एंटरटेनिंग, मतलब हंसाया इसलिए एंटरटेनिंग, ऐसा नहीं होता है. रुलाने को भी मैं समझता हूँ कि वो भी एक Entertainment है. एंटरटेनमेंट इज अ होलसम पैकेज ऑफ each and every emotion. Yes. And we are sellers of emotions. Yes. So why? So I want to sell this emotion, I want to make this film, whether you like it or you don't like it, it's a different matter. मैं वही बोल रहा हूँ. So हर एक फिल्म मेकर ऑनेस्टी से, अपने थॉट से, अपनी विजन से फिल्म बनाता है. So मुझे कोई अगर पूछता है ये फिल्म कैसी है, वो फिल्म कैसी है, तो मैं कभी कोई स्टेटमेंट नहीं देता, मैं किसी को जज भी नहीं करता, बिकॉज मुझे पता है कि एज अ मेकर एक फिल्म बनाने में कितने लोगों की मेहनत लगी है, कितने रातों की नींद, कितना पसीना बहा है, कितना खून जला है, कितने एडजस्टमेंट हुए हैं. सो आई एम अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री टू जज एनीबडीज क्रिएशन वेदर इट्स अ हिट और फ्लॉप. सी हिट फ्लॉप नंबर्स आर नॉट फॉर मेकर्स, दिस इज व्हाट आई फील. Yes. एक कोई भी, हर कोई फिल्म बनाना चाहता है कि ये 200 करोड़ की जाए फिल्म, या 500 करोड़ की हो जाए, पर वो हर एक फिल्म का, हर एक प्ले का, हर एक सीरियल का अपना एक फेट होता है कि कितना एपिसोड चलेगा या क्या होता है. वो फेट ऑडियंस से डिसाइड करती है, वो आपका सब्जेक्ट डिसाइड करता है. तो कौन सा मेकर ऐसा सोचेगा कि यार कुछ बुरा कंटेंट बनाता हूँ मैं, यार ऐसा कोई नहीं करता. तो हर एक की एंटरटेनमेंट की, अपने सब्जेक्ट को कहने की, ट्रीटमेंट की अपनी एक परिभाषा, अपनी एक लैंग्वेज है. So how can you judge? Being a creative person, I will not judge any others. किसी का भी वर्क को मैं जज नहीं करना चाहूँगा. Like आजकल सर ऐसा हो चुका है, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो जो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई मूवी आ रही है तो उसमें कास्ट कौन है. Like अभी अगर कास्ट है तो उसके ऊपर से उसके कितने करोड़ का टर्नओवर होगा वो पहले से ही जज हो जाता है. तो वो बेस पे मतलब वो फिल्म की पूरी जो है एक प्लानिंग हो जाती है कि ये फिल्म में ये कास्ट हो रहा है. लेकिन अगर कोई एक स्मॉल आर्टिस्ट होता है जो एक आउटसाइडर होता है, बट वहाँ पे अगर वो कंटेंट मज़ेदार है, बट बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्टार कास्ट, जैसे कि कोई न्यू कमर है, तो वो कंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं गुम जाता है. सो व्हाट डू यू थिंक सर, लाइक जो 100 करोड़ 200 करोड़ अब ये बिजनेस बन चुका है, लाइक जो लोग कहते हैं. मुझे ये बताओ कि जितने भी स्टार्स हैं आज, वो पहले न्यू कमर ही थे. ऑब्वियसली है ना? अमिताभ बच्चन भी न्यू कमर था, शाहरुख खान भी न्यू कमर था, आमिर खान भी न्यू कमर था. When they just got launched or they just came for the first time, they made their way. They have chose subject like that. They thought कि I want to create my audience and I want to give such kind of entertainment. So मुझे ये नहीं लगता कि ये see किसी फिल्म की किसी
स्क्रिप्ट की डिमांड है कि उसको सेटअप की ज़रूरत है, किसी स्क्रिप्ट की डिमांड है कि उसमें न्यू कमर की ज़रूरत है, किसी स्क्रिप्ट की डिमांड में है कि इसमें प्योर एक्टर्स चाहिए, कोई स्टार नहीं चाहिए। सो क्या होता है, हर एक बंदा यहाँ पे अमिताभ बच्चन के साथ या शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाने का सपना लेकर आता है, पर रियलिटी में जाके वो उस समय को, उस स्क्रिप्ट को, उस वक्त को और बजट को मद्देनज़र रख के अपने ये करते हैं। सो मैं इन सब चीज़ों से परे हूँ। अगर मेरे साथ शाहरुख खान काम करता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा, पर एट द सेम टाइम इफ़ आई एम मेकिंग अ फिल्म विद कुणाल खेमू और रितेश और अ न्यू कमर, तो मैं मेकर हूँ। यस सो इसीलिए मैं ज़िंदगी में कभी प्रोड्यूस नहीं करना चाहता, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट टू माई दिस थिंग। वो बिजनेस में पढ़ने से मुझे लगता है क्रिएटिविटी, क्योंकि मैंने 95 प्लेस डायरेक्ट किए, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि तू प्रोड्यूस क्यों नहीं करता। मैं बोला जैसे ही मैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा तो बाजी बिगड़ जाएगी, क्योंकि आज मैं एज अ डायरेक्टर मेरे प्रोड्यूसर को बोलता हूँ कि मेरे को ये रोल में यही एक्टर चाहिए थिएटर में। अगर मैं कल प्रोड्यूसर बन जाऊंगा तो अभी क्यों ये एक्टर, यार यहाँ से 2000 करते थोड़ा ऐसा करके। सो दिस इज व्हाट आई फील, और मुझे लगता है आई एम अ प्योर क्रिएटिव सोल एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू नंबर्स। एंड वो कभी मेरी वो फितरत ही नहीं रही। कभी मैं मेरे प्रोड्यूसर को कभी थिएटर में भी, मैं इतने साल प्लेस किए, मैंने कभी मेरे थिएटर प्रोड्यूसर को ये नहीं पूछा आज कितने का हाउस आया, आज आप कितने पैसे कमाए, कितनी टिकट बिकी, क्योंकि ये उसका डिपार्टमेंट है, ही हैज टू टेक केयर ऑफ इट। एंड व्हेन एज अ क्रिएटिव पर्सन व्हाट आई वांट आई एम गेटिंग इट। और यही स्ट्रेटजी मैंने फिल्मों में रखी है कि मुझे मेरे क्रिएटिव चीज़ के लिए जो चीज़ चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब तुमने फिल्म कितने में बेची या कितना प्रॉफिट हुआ, हर कोई अपने नसीब का खाता है। यस सर, यू आर राइट। सो मेरे नसीब का जो है वो मुझे मिल जाता है, तो आई कांट से कि अरे यार मोनिश को तो 50 करोड़ मिले, यार मेरे को तो 5 लाख मिले, पर मेरे नसीब के 5 लाख मुझे मिल गए, उसके मुझे संतोष है। उसको क्यों 50 करोड़ मिले, अगर मैं ये सोचने जाऊंगा तो फिर वो क्रिएटिविटी को बहुत हार्म करेगा, ऐसा मेरा पर्सनली बहुत मानना है। सर आजकल अगर हम थोड़ा आउट ऑफ द सब्जेक्ट बात करें, आजकल की जो जनरेशन है लाइक जो वेस्टर्न कल्चर्स को ज़्यादा अपनाती है, अगर हम देखें, व्हाट डू यू थिंक सर दैट हाउ अ यंगस्टर्स शुड प्लान फॉर देयर लाइफ, वेदर इट मे बी इनटू एनी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो। लाइक अगर हम देखें तो आजकल जो गेम्स ज़्यादा आगे हैं, अगर हम बात करें कोई भी XYZ गेम्स होते हैं फ़ोन्स में, उसमें लोग ज़्यादा गिर चुके हैं, बट rather than that they are not planning for their future. तो अगर हम देखें तो what do you see the future of the youngsters now? See, you are just saying one side of the, but I believe कि आज का यूथ जो है, youngsters, they are quite matured. हाँ, वो उनको पता है कि क्या करना है। तो अगर वो ज़्यादा गेम खेल रहा है इसलिए मैं किसी यंगस्टर को जज करूँ, दैट्स नॉट करेक्ट। yes. सो आई थिंक सो जब हमारे ज़माने में थे, मतलब मैंने जो देखा है कि एक हमारे ये था कि अरे हाँ यार मम्मी पापा का तो सपोर्ट है, मतलब कहीं ना कहीं सब फैमिली में एक साथ रह के गुजारा हो जाएगा। पर आज का यूथ है उसको बराबर 18 साल से मालूम है कि भाई मुझे 22-23 साल पे मुझे अलग होना है घर से, आई हैव टू मेक माई करियर, आई जस्ट हैव टू मेक माई लाइफ। तो मुझे लगता है कि आज का यूथ यंगस्टर काफ़ी सुलझा हुआ है, एंड यू कैन नॉट जज अ बुक by its cover. बाय इट्स कवर। दिस इज व्हाट आई फील। देखो मतलब जिंदगी है पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छाई बुराई। अगर बुराई नहीं हो तो अच्छाई की समझ नहीं आती, और सिर्फ अच्छाई हो तो बुराई की समझ नहीं आती। सो हर एक सोसाइटी में दो पहलू होते ही हैं, Yes. और फिर वो तो आपके अपब्रिंगिंग पे भी बहुत निर्भर करता है कि वेयर यू आर गोइंग, इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग। पर मुझे ऐसा लगता है जिस एज में हम लोग थे, उस एज में अभी का जो जनरेशन है वो काफ़ी सुलझा हुआ है, अपने थॉट्स में क्लियर है। और क्या है, ये उम्र ही ऐसी होती है थोड़ी भटकने की, ये करने की। पर देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर सराउंडिंग, कि आप किसको चूज करते हो। और अगर आप में वो समझ है ही नहीं तो फिर आप भटकते ही रहोगे। Yes. और अगर आपको आजू बाजू पेरेंट्स और
मैं तो ये आज के यूथ से भी अपील करूंगा कि दोस्त बहुत ही अच्छे होते हैं, पर माँ बाप से अच्छा दोस्त कोई नहीं कोई होता। नहीं, yes, sir. सो व्हाट आई फील कि आप जितना समझते हो कि आपके माँ बाप में अक्ल नहीं है यार, ये मेरे पापा ऐसे मार, पर ऐसा होता नहीं है। बिकॉज दे आर वेरी 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 मैच्योर। आपको पाल पोस के 22 साल का बड़ा किया, तो कुछ तो बात होगी ना यार उनमें, ऐसा तो नहीं होता ना। सो व्हाट आई फील, डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद योर पेरेंट्स। क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ, आपका कितना भी गहरा दोस्त हो, पर उसकी अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ है। पर माँ बाप की लाइफ आपके ही इर्द गिर्द है, आपके ही सेंटर्ड है। सो वो जितना आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे और जिस शिद्दत से देंगे, जिस इंटेंशन से देंगे, वो दुनिया में कभी कोई नहीं दे पाएगा। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स, if you are in problem, discuss with your parents. They'll be your best friend, at the same time they'll be your parents, और उनसे अच्छा आपका भला कभी कोई चाह ही नहीं सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, अगर आपके प्रोफेशन को साइड पर अगर हम बात करें, विपुल मेहता लाइफ को कैसे देखता है? मैं बहुत प्रेजेंट में जीता हूँ, पास्ट को जेब में नहीं रखता, उसकी पूड़ी बना के या नाव बना के पानी में छोड़ देता हूँ, और प्रेजेंट में जीता हूँ। भविष्य की चिंता मतलब है, पर इतनी भी चिंता नहीं कि उसमें मैं अपने प्रेजेंट को खो दूँ। मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, अपने तरीके से जीता हूँ। मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं है, अगर रिक्शा से जा रहा हूँ या ट्रेन से जा रहा हूँ या गाड़ी से जा रहा हूँ, कुछ भी है, अगर वो रास्ते पे एक पानी पूरी वाला देख रहा हूँ, मुझे पता चला यहाँ पानी पूरी आती है, तो आई जस्ट गेट डाउन एंड आई जस्ट ईट। सो आई जस्ट लीव माई लाइफ टू द फुलेस्ट। मैं घर पे भी बहुत मस्ती करता हूँ, बहुत इंजॉयमेंट करता हूँ। कभी कभी मेरा बेटा सोया तो कान में कुकड़े कुक बोल के बाथरूम में भाग जाता हूँ। मैं बहुत बहुत मस्ती करता हूँ। आज भी मैंने अपने अंदर का बच्चा बहुत अलाइव रखा है। मैं बहुत बार ऐसे हमारी बिल्डिंग में, आई होप हमारी बिल्डिंग वाले ना सुने ये कि ऐसा मुझे बहुत ऐसा लगता है कि अरे आज कुछ करने का है, तो मैं किसी एक फ्लोर पे उतर जाता हूँ और बेल मार के भाग के ऊपर चढ़ जाता हूँ आज भी। सो आज भी अगर मुझे मिल जाए वो होली, अभी तो मैं काफ़ी हायर फ्लोर पे रहता हूँ, पर बचपन में बहुत फूगे फोड़े हैं वो पानी भर भर के, और तभी तो नल में भी नहीं आता था, सुबह 4 से 5 पानी आता था हमारे यहाँ पे, तो वो बकेट भर भर के ऐसे पिचकारी से बहुत सारे फुगे फोड़े हैं। बहुत बहुत लाइफ को एंजॉय किया है। सो मैं बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी जीता हूँ, हर पल को ये करता हूँ, अपने में एक बच्चे को ज़िंदा रखता हूँ। कभी कभी ऐसे चीख भी देता हूँ, चिल्ला भी देता हूँ बहुत। मतलब कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मेरे बेटे का बेटा हूँ और मेरा बेटा मेरा बाप है। सो समटाइम्स आई जस्ट गो दैट नॉटी नास्टी इन दी हाउस। आई लव टू डांस, आई लव टू लिसन टू द म्यूज़िक। सो पर अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा ज़िंदगी में ठहराव ज़रूरी है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सीरियस बनने के, पर मुझसे हो नहीं पाता ज़्यादातर। सो आई रियली एन्जॉय माई लाइफ। ये हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए सर आप कुछ एक मैसेज यंगस्टर्स को या पूरी दुनिया को कुछ देना चाहो सर? कोई भी है प्लीज़। मैं कोई ज्ञानीबाबा.com नहीं हूँ, मैं कोई मैसेज देना नहीं चाहता। बस इतना ज़रूर कहूँगा, ट्रस्ट योर सेल्फ, चेज योर ड्रीम, एंड डोंट लेट योर सेल्फ डाउन इन योर ओन आइज़। सो शिद्दत से जियो, अच्छे से जियो, और जैसे मैंने बोला है, आपके घर वाले, आपका परिवार आपका सबसे बड़ा साथी है। सो वंस यू आर इन ट्रबल, जस्ट डिस्कस थिंग्स विथ योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स, योर सिबलिंग्स। मुझे लगता है कि वो एक बहुत ज़रूरी है। एंड येस, रीडिंग, अगर आप एक्टर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो रीडिंग एंड ऑब्जर्वेशन आर 2 मास्टर कीज़। आप पढ़िए। क्या होता है, हम जब
सीरीज या सीरियल देखते हैं तो हम किसी के इमेजिनेशन को देखते हैं, पर जब आप रीड करते हो तो राइटर ने क्या लिखा है वो पढ़ते पढ़ते आप खुद एक अपना विश्व बनाते हैं। हम एक अपना इमेजिन किया हुआ वर्ल्ड क्रिएट करते हैं उसे पढ़कर। सो दैट हेल्प्स यू टू डेवलप योर इमेजिनेशन, and observation is very necessary, especially for a director, writer and actor, because रास्ते पे चलते चलते कौन एक आदमी ऑब्जर्वेशन से कुछ एक कैरेक्टर आपको ऐसा मिल जाए और कुछ एक घटना, कुछ एक जेस्चर, कुछ भी, तो अपने आंखें दिमाग हमेशा खुले रखिए एंड बस ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए और जो भी काम कीजिए पैशन से कीजिए। थैंक यू सो मच। सो विपुल मेहता सर, और एक बार मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आप हमारे थर्ड पैर पॉडकास्ट छू गया मैं तेरे, बहुत बार तूने धन्यवाद बोल दिया यार। सर थैंक यू वेरी वेरी मच जी, एंड सर गॉड ब्लेस यू। एंड गॉड ब्लेस टू आवर ऑडियंस ऑल्सो। ये पॉडकास्ट आप देखेंगे एंड आई होप कि ये आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा हो। अगर इसमें से कुछ एक बात भी आपको मिल जाती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू। तो ये थे विपुल मेहता सर। तो आज का हमारा पॉडकास्ट था काफ़ी एंटरटेनिंग, और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन पे अपना व्यू शेयर कीजिए। बहुत ही जल्द हम हाजिर होंगे हमारे नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।